हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक आरएलसी सर्किट है। आरएलसी सर्किट है जिसमें आर की वैल्यू है 3 ओम, एल की वैल्यू है 0.6 हेनरी और सी की जो वैल्यू है वो है 500 माइक्रोफैराड। फ्रेंड्स, वोल्टेज सोर्स जो है वो अननोन है, लेकिन जो इसमें करंट फ्लो कर रही है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, दैट इज 10 sin 100t। 10 sin 100t। तो हमें कुछ पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं, जैसे कि एक्सएल, एक्ससी या जेड और फाई। एक्सएल, एक्ससी, जेड और फाई। इसके अलावा हमें वोल्टेज सोर्स जो है ना, उसका वोल्टेज कैलकुलेट करना है और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर क्या है वो कैलकुलेट करने हैं। पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है और एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड्स, पहले आप अपने से ट्राई कर लो जितने पार्ट हो पाए, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसमें सॉल्यूशन की बात करें तो पहले हमें जो करंट सोर्स दे रखा है या करंट जो दे रखी है उसकी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्मेट में। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ओमेगा की वैल्यू है वो कितनी है 100, और जो आई नॉट है यानी कि पीक वैल्यू ऑफ करंट उसकी वैल्यू है 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। एक्सएल, एक्ससी, आर, जेड, फाई सब कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर हम वोल्टेज पे पहुंचेंगे। तो एक्सएल क्या होता है फ्रेंड्स? एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल। तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100, एल की वैल्यू है 0.16। तो ये कितना हो गया 16 ओम। एक्स सी की बात करें तो ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। डेटा अगर इसमें पुट करें तो ये हो जाएगा 1/100 इंटू 500 इंटू 10⁻⁻6। कैपेसिटेंस कितना था 500 माइक्रोफैरड, तो 500 इंटू 10⁻⁻6। तो ये क्या आया 100/5 है ना। ये 0 4 बार 0 है और इधर -6 है, तो 10⁴ 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर जाएगा क्या 10⁻2 जाएगा, दैट इज़ 100। तो 5 इसको कैंसिल आउट कर देगा 20 टाइम्स में, तो ये आ गया 20। फ्रेंड्स, आरएलसी सर्किट में हमें हमेशा चेक करना होता है कि एक्सएल और एक्ससी में कौन बड़ा है, एक्सएल और एक्ससी में कौन बड़ा है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो सर्किट है वो कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा या फिर इंडक्टिव सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग एक्स एल की वैल्यू है 16 और एक्स सी की वैल्यू जो है वो है 20। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स सी इज़ ग्रेटर देन एक्स एल। तो ये जो सर्किट है आरएलसी, ये कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे पास रेजिस्टेंस है 3 ओम, एक्सएल है, एक्ससी है और आर है, तो हम जेड कैलकुलेट कर सकते हैं। आरएलसी सर्किट में जो जेड होता है फ्रेंड्स, जिसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं इम्पीडेंस। जिस तरह से रेजिस्टेंस होता है उसी तरह से इम्पीडेंस होता है। तो इम्पीडेंस होता है वो होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। एक्ससी माइनस एक्सएल इसलिए लिखा है क्योंकि एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल। ये स्क्वायर के अंदर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्रेंड्स सही लिखने में पैसे तो लगते नहीं हैं। तो रूट क्या हो गया एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। रूट अंडर आर की जगह पर 3 स्क्वायर प्लस 20 - 16 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा 3 स्क्वायर प्लस ये बनेगा 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या होता है 25, और 25 का रूट क्या होता है 5। तो इम्पीडेंस कितना आया 5 ओम। तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगी, दैट इज़ V0 इज इक्वल टू
आई नॉट इंटू जेड, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो जाएगी आई नॉट इंटू जेड। आई नॉट की वैल्यू क्या है 10 एम्पियर और जेड की वैल्यू क्या है 5, तो पीक वैल्यू क्या आ गई वोल्टेज की 50 वोल्ट। अब हमें चाहिए फाई, है ना, फाई क्या होता है फ्रेंड्स, फाई होता है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर XC ग्रेटर देन XL है, तो हमें लेना पड़ेगा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XC माइनस XL बाई आर, XC माइनस XL बाई आर। अगर XL ग्रेटर होता तो हम लेते XL माइनस XC बाई आर। तो यहाँ पर XC माइनस XL बाई आर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 20 माइनस 16 डिवाइड बाई 3, तो ये क्या बन जाएगा 4/3। tan इनवर्स 4/3 क्या होता है 53 डिग्री होता है ना। ये ट्रायंगल अगर आपको याद हो, है ना, ये 4, ये 3 और ये 53, और इसका ऑपोजिट क्या होता है, यहाँ पर 3 कर दूँ, यहाँ पर 4 कर दूँ तो यहाँ पे 37 हो जाएगा। एनीवे यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है tan इनवर्स 4/3 की वो आ रही है 53, तो फाई क्या हो गया 53। अब ये जो फाई है ये हमें ये नहीं बता रहा कि वोल्टेज लीडिंग है या वोल्टेज लैगिंग है, ये हमें नहीं बता रहा। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग में फेज़र बनाना पड़ेगा। तो फेज़र बनाने के लिए आप बस एक बेसिक आइडिया रखो, है ना, बहुत डीप में जानने की ज़रूरत नहीं है कि स्केल लेके बैठ जाओ। बस इतना समझो कि एक रेजिस्टेंस का अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉ करो VR, है ना, और इसके साथ करंट को ड्रॉ कर लो, इसके साथ करंट बना लो, थोड़ी छोटी बनाना रेजिस्टेंस से, है ना, VR से थोड़ी छोटी बनाना क्योंकि इसकी वैल्यू कम होती है VR से। और क्या होता है फ्रेंड्स, वैसे तो ऐसा होता है कि ये VR होता है और ये इंडक्टेंस का जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री लीडिंग होता है ना। ये करंट होती है, ये करंट होती है जो VR के यानी कि रेजिस्टेंस का क्रॉस वोल्टेज के फेज़ में होती है ना, फेज़ में होती है। तो इस करंट से जो वोल्टेज होता है इंडक्टर का वो 90 डिग्री लीडिंग होता है और जो कैपेसिटेंस होता है उसका वोल्टेज 90 डिग्री लैगिंग होता है, 90 डिग्री लैगिंग होता है। लेकिन फ्रेंड्स लेकिन ऐसा होता है कि या तो VL बड़ा होता है या तो VC, दोनों अगर बराबर होंगे तो क्या होगा, ये रेजोनेंस में चला जाएगा। अगर दोनों बराबर होंगे तो रेजोनेंस में चला जाएगा। तो हर एक केस में या तो VL बड़ा होता है या तो VC बड़ा होता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्योंकि XC बड़ा है ना, क्योंकि XC बड़ा है XL से, है ना, तो इसलिए I नॉट XC बड़ा होगा I नॉट XL से। अब I नॉट XC क्या होता है, I नॉट XC होता है V नॉट C, है ना, I नॉट XC होता है V नॉट C। V नॉट C क्या होता है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और I नॉट XL क्या होता है V नॉट L, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो V नॉट C बड़ा है, V नॉट C बड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम इसको हटा करके VC माइनस VL लिख दें, है ना, VC माइनस VL लिख दें, इसको हटा दें और VC माइनस VL लिख दें, एक फेजर बनाएं। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है। ये रेजिस्टेंस का क्रॉस वोल्टेज हो गया दैट इज़ इन फेज विद करंट, है ना, और ये क्या है क्योंकि VC बड़ा है तो ये VC माइनस VL का फेजर हो गया, VC माइनस VL का फेजर हो गया, और VR और VC माइनस VL का जो फेजर सम आएगा V, है ना, जो कि इस रेक्टेंगल को पूरा करूँ, अगर मैं इस रेक्टेंगल को पूरा करूँ और फिर दोनों कॉर्नर को ज्वाइन करूँ तो मुझे मिलेगा वोल्टेज का फेज़र, है ना, वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज का फेज़र मिल जाएगा V। अब ये जो फेज़र है V, ये जो एंगल बना रहा है, अब जो एंगल ये क्या है नेट वोल्टेज है, तो ये जो एंगल बना रहा है फाई, है ना, ये जो एंगल बना रहा है फाई, यही बताता है हमें, है ना, इस फेजर से हम बता सकते हैं कि वोल्टेज लीड कर रहा है लैग कर रहा है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये वोल्टेज है और ये पीछे है करंट से कितना, फाई एंगल पीछे है करंट से, है ना, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वोल्टेज इज
लैगिंग है ना करंट बाई फाई एंगल, वोल्टेज इज लैगिंग करंट बाई फाई एंगल। तो अब हम वोल्टेज लिख सकते हैं, क्या कैसे लिखेंगे, V इज इक्वल टू वी नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, 50 आई थी, और उसके बाद जो भी साइन का फेज़ है ना, जो भी साइन का फेज़ है इसको हम वैसे का वैसा चिपका देंगे, साइन 100t और माइनस फाई है ना, फाई एंगल लैगिंग है तो -53, तो ये हमारा आ गया वोल्टेज। अब देखो इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें चाहिए था वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस चाहिए। तो फ्रेंड्स क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो फेज़ न्यूट्रल एलिमेंट है, वो फेज़ में कोई तरह का चेंज नहीं लाता है, फेज़ में किसी तरह का चेंज नहीं लाता है, तो हम उसको सीधा IR से लिख सकते हैं, तो 3 × 10 sin 100t, तो VRT क्या हो गया 30 sin 100t। अब हम इंडक्टर के अक्रॉस अगर बात करें, तो अगर हम करंट को है ना रिएक्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दें एंगल के साथ, है ना, रिएक्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करें रिएक्टेंस के एंगल के साथ, तो हमें VLT मिल जाएगा, फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं, कई लोग ऐसे इसको बताते हैं कि ये नहीं लिखते हैं ना, वो ये नहीं लिखते हैं, वो सीधा यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देते हैं कि 90 डिग्री अहेड है तो अहेड है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि हम कर क्या रहे हैं, जो रिएक्टेंस है इसका जो एंगल है, यहाँ पर देखो आप, है ना, यहाँ पर इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री अहेड होता है, करंट से 90 डिग्री अहेड होता है, ये रिएक्टेंस होता है और ये 90 डिग्री अहेड होता है। तो ये रिएक्टेंस का मैग्नीट्यूड है और ये उसका एंगल है, इससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे करंट को, तो क्या होगा I0 XL हो जाएगा, है ना, I0 XL हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे अगर XL एंगल XL को तो क्या हो जाएगा I0 XL हो जाएगा, और साइन जो भी फेज़ है साइन का, साइन 100t और प्लस ये जो एंगल है इसका 90 डिग्री है ना, प्लस 90 डिग्री जो एंगल है वो इसमें ऐड हो जाएगा, ये तरीका है। नहीं तो आप LDI/dt से निकाल लो, उससे भी VLT की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। ये वाला तरीका ज़्यादा आसान है, तो ये I0 XL की वैल्यू क्या हो जाएगी, I0 की वैल्यू है 10, XL की वैल्यू है 16, और ये साइन 100t प्लस 90 डिग्री हो गया, तो ये साइन थीटा प्लस 90 क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा 160 cos 100t। इसी तरह से VCT को देख लो, इसको भी हम क्या करेंगे, I को मल्टीप्लाई कराएंगे रिएक्टेंस के साथ, उस रिएक्टेंस को उसके एंगल के साथ, है ना, I को मल्टीप्लाई कराएंगे रिएक्टेंस से उसके एंगल के साथ, तो ये क्या हो जाएगा I0 XC साइन 100t, और XC की वैल्यू क्या होती है, XC जो है वो 90 डिग्री पीछे होता है ना, वो 90 डिग्री पीछे होता है, तो एंगल XC कितना है -90 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है -90 डिग्री, तो ये करंट के फेज़ में -90 डिग्री ऐड कर देगा, तो ये कितना आ जाएगा 10 × 20 cos, ये साइन थीटा -90 क्या होता है, वो भी cos थीटा होता है, तो cos 100t, तो ये कितना आ जाएगा 10 × 20 200 × cos 100t, तो ये VCT हो गया। पावर फैक्टर की बात करें फ्रेंड्स, है ना, 4th पार्ट में हमसे पावर फैक्टर पूछा था, तो cos फाई को कहते हैं पावर फैक्टर, तो अब इस ट्रायंगल में देख लो, cos फाई की वैल्यू क्या है 3/5, तो पावर फैक्टर क्या हो गया 3/5। इसके अलावा हमसे पूछा था एवरेज पावर, तो एवरेज पावर होती है VRMS IRMS, cos फाई VRMS होता है 1/√2, है ना, V0/√2, IRMS होता है I0/√2, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 1/2 V0 I0, और cos फाई से मल्टीप्लाई कराओगे तो अपने पास आएगा 1/2, I0 V0 की वैल्यू है 50, I0 की वैल्यू है 10, cos फाई की वैल्यू है 3/5।
इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 150 वाट। तो इस तरह से हम RLC सर्किट को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से देखना, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।